सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है। 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ट्विटर पर ट्वीट किया गया। जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीद वाला ये फैसला है, ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस पोस्ट में लिखा गया है। जम्मू कश्मीर के सपने को पूरा करेंगे, ये भी कहना है इस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का। भारतीयता सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है। आज का फैसला उज्जवल भविष्य का वादा है। आज का फैसला उज्जवल भविष्य का वादा है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। आज का फैसला मजबूत भारत का संकल्प है। आज का फैसला एकजुट भारत का संकल्प है, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा हैशटैग नया जम्मू कश्मीर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का यह महत्वपूर्ण पोस्ट आ चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें उन्होंने कहा है जम्मू कश्मीर के सपने को पूरा करेंगे और आज का फैसला मजबूत भारत का संकल्प है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुच्छेद 370 पर अहम फैसला सुनाया। अदालत ने केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि इसे जायज करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। The Constitution of India. केंद्र सरकार के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को सही करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान से चलेगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। केंद्र सरकार ने प्रक्रिया के तहत फैसला लिया। राष्ट्रपति शासन में केंद्र के पास अधिकार हैं। राष्ट्रपति को 370 हटाने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा, जितनी जल्दी हो राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। बहुत इस जजमेंट को हम वेलकम करते हैं। केवल हम ही नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के सारे न्यायविद, वकील और जजेज और ये इसको वेलकम करते हैं। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा। पीएम ने दूरदर्शी निर्णय लिया था। जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौट आई है। फैसले से साबित हुआ 370 हटाना संवैधानिक था, कहना अमित शाह का। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की अलग से कोई संप्रभुता नहीं, लिहाजा जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द चुनाव कराने चाहिए। फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा देर तक चुनाव नहीं रोके जा सकते, लिहाजा 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव कराने होंगे। CGI ने मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को प्रक्रिया के तहत बताया। अदालत की इस टिप्पणी ने मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। इस फैसले ने सरकार के उस सपने को भी साकार कर दिया है जिसमें एक देश एक संविधान की परिकल्पना की गई है। अब जम्मू कश्मीर को भी बाकी राज्यों जैसे अधिकार मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पारित करवा चुकी है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं और 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी ट्वीट आया। जी हां, फैसले का बीजेपी स्वागत करती है, ये उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया था। कोर्ट ने 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू में पाकिस्तान से आए रेफ्यूजी जश्न मनाते नजर आए। TV9 संवाददाता अंकित भट्ट ने उनसे बातचीत की है। इस समय मैं मौजूद हूं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के साथ और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर बांटी जा रही है और तस्वीरों में देखिए भारत माता की जय के यहाँ पर जय घोष जो है वो यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अनलिमिटेड खुशी है
हमारा फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, और हम अब यहाँ के बिल्कुल परमानेंट नागरिक बन चुके हैं। गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 370 की अब यहाँ जगह नहीं है, ये हटना था, टेम्पररी था, और हमने इसको हटा दिया। बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो आज हमारे पास है। हम उसका जश्न मना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा 370 को निरस्त रखा। हम तो इसको दिवाली की तरह मनाएंगे आज शाम को। तो हम आज बहुत खुश हैं। आज हमारे सब कुछ पूरा हो गया, समझो जो हमें चाहिए वो मिल गया। खुशी है आज हमें इतनी खुशी है कहने की बात नहीं। आज सबसे बहुत ज्यादा खुशी है जो 370 हमारे वाल हो गए हमारे कब्जे में। ठीक है, कश्मीर वालों ने तो बहुत केस किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि 370 खत्म नहीं होनी चाहिए। आज सबसे ज्यादा बेस्ट पाकिस्तान फौजियों की खुशी है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया 370 अस्थायी प्रावधान था। चुनाव कब होंगे ये सरकार बताए, कांग्रेस ने कहा है। 370 जब से ये देश में हमारे संविधान में शामिल हुई थी, उसी समय से ये टेम्पोररी के आधार पे, ये टेम्पोररी एडहॉक मेजर, लेकिन उस समय ये 370 दिए गए थे, इसके पीछे जो कारण वो भी बताए गए थे। लेकिन सदन के अंदर बार बार हम ये गुहार लगाते आते थे कि इस एक स्टेट को अब भंग करके यूनियन टेरिटरी बना दिए तो स्टेट की मर्यादा कब वापस जाएगी। ये कुछ दिन पहले भी सदन के अंदर ये मुद्दा हम लोग उठाए, ठीक है। और ये सदन के अंदर हमारे अमित शाह जी कह रहे थे बड़े जोर शोर से, सीना ठोक के, हम पीओ को कब्जे में लाएंगे। अभी बताए कब पीओ को कब्जे में लाएंगे। ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कम से कम इस चुनाव के पहले तो पीओ को तो कब्जे में लाया करो। और तीसरी बात, कब चुनाव करोगे ये जल्दी बताओ। तो ये हमारा मांग था। तीसरी बात, हम ये कहते थे उस समय 370 हटाओ, लेकिन कश्मीर के आम लोगों के ऊपर जुल्म, सितम और हिरासत में इनको रखते हुए, यूएपीओ को मतलब दुरुपयोग करते हुए कश्मीरी आम लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो। लेकिन 370 के समय जब ये 370 हटाए गए थे, खारिज किए गए थे, तो हम जानते थे सारे कश्मीर को क्या किया गया थे। हजारों की तादाद में सारे पॉलिटिकल पार्टी, चाहे आम लोग, चाहे पत्रकार, कोई भी हो, सिविल सोसाइटी के लोग, सबको जेल में बंदी बने गए थे। ये सालों साल जेल के अंदर सड़े हुए थे ये सारे लोग। अभी सुप्रीम कोर्ट पे उस समय गए थे, और आगे अगर ये सुप्रीम कोर्ट फैसला लेते तो और बड़ी अच्छा होती। अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। इस बीच कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। केंद्र से अपील, जल्द राज्य का दर्जा दे, ये भी उनकी ओर से कहा गया। जम्मू कश्मीर के नेता फैसले को स्वीकार कर लें, अब 370 के विरोध का कोई मतलब नहीं, ये कहना कर्ण सिंह का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहना है कांग्रेस के नेता कर्ण सिंह का और पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद का, आपको सुनवाते हैं। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे, उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है, और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि दो अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकज़ी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकज़ी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फ़ैसला सुनाए, और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवीसी भी बोले हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराशा हुई है, ये उन्होंने कहा है। आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं और हमारा मानना ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की, तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात राजनीति की। सभी पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा, आज इस पर फैसला होना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पर्यवेक्षकों का स्वागत किया है। विधायक दल की बैठक में आज सीएम के चेहरे का ऐलान किया जाएगा। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे हैं। 3 पर्यवेक्षक पहुंचे हैं मध्य प्रदेश। और विधायक दल की बैठक में यह फैसला ले लिया जाएगा। और भोपाल बीजेपी ऑफिस में विधायकों का पहुंचना लगातार जारी है। दोपहर 3:50 पर विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। भोपाल बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वही मैं कहूँगी। बैठक के बारे में क्या कहेंगे? बैठक में आप सीएम तय होने वाले हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, हम सबके लिए हर्ष का विषय है। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तय करती है। नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। शुभम गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं भोपाल से। शुभम, सबके दिमाग में यही सवाल है कि किसके नाम पर आखिरकार मुहर लगेगी। तो आखिरी राउंड में कौन कौन से नाम चल रहे हैं इस वक्त भोपाल की हवाओं में? देखिए सुमित, यही सवाल बीते एक हफ्ते से सभी के मन में चल रहा है कि एमपी के मन में तो मोदी, मगर मोदी के मन में कौन। और पिछले रविवार यानी 3 दिसंबर को नतीजे आए थे और उसके बाद आज सोमवार हो गया है। और तैयारियां अगर आप देखें यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के बाहर तकरीबन सभी विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जितने बड़े नेता हैं जिनके नामों पर सबसे ज़्यादा चर्चा इस एक हफ्ते में रही है, चाहे वो प्रहलाद सिंह पटेल हों, चाहे वीडी शर्मा हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, या फिर खुद फिलहाल 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, पहुंच चुके हैं। तीनों ऑब्जर्वर पहुंच चुके हैं। फिलहाल सबसे पहले फोटो सेशन होगा और उसके बाद जो है 3:50 यानी 4 बजे बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। और जिस तरह की तस्वीर हमने छत्तीसगढ़ में कल देखी थी कि उस मीटिंग के बाद विधायकों ने अपना नेता चुना, तो आज भी उसी तरह की तस्वीर हमें दिखाई देगी। मगर नामों को लेकर मंथन जारी है। जितने विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे हम लगातार सवाल कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, कौन होना चाहिए। कोई भी विधायक कुछ नहीं कह रहा है, यही कह रहे हैं कि ये तो संगठन का फैसला होगा, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। और आप इन 20 वर्षों में भी देखें तो ये पहली बार है जब बीजेपी को 5 दिन से ज्यादा का वक्त सीएम को चुनने में लगा हो। अगर उम्मीद यही की जा रही है कि कोई नया चेहरा। बिल्कुल, और इसको लेकर अपडेट्स के लिए आपके यहाँ दोबारा रुक करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। रुक राजस्थान का भी कर लेते हैं, जहाँ सीएम पद की हलचल पर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटा से आ रहे विधायक की वसुंधरा के लिए मुहिम को लेकर खबर मिल रही है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल दरअसल मुहिम चला रहे हैं। बड़े नेताओं से वसुंधरा के लिए समर्थन मांगा जा रहा है। अब तक 20 विधायकों के समर्थन का दावा भी किया जा रहा है। ध्वज आर्य ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ध्वज, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री पद की जो रेस है उसको लेकर जो लॉबिंग है वो लगातार जारी है।
वसुंधरा राजे के घर पर जो विधायकों का आना जाना और मिलना जो है लगातार जारी है। अब तक करीब 40 से 50 विधायक उनके घर पर आ चुके हैं। हालांकि इस मुलाकात को ये बताया जा रहा है कि जीतने के बाद की ये मुलाकात है, शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है सूत्रों से, सबसे बड़ी जानकारी ये मिल रही है, कोटा उत्तर से जो विधायक थे, बीजेपी से हार गए थे, जो कि शांति धारीवाल के सामने थे, प्रहलाद गुंजल, ये वसुंधरा राजे के लिए जो है लॉबिंग करते नजर आ रहे हैं। 20 से ज्यादा विधायकों का दावा किया जा रहा है, बड़े नेताओं से मुलाकात जयपुर में लगातार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से जो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस का जो पेच है वो दोबारा से फंसेगा और वसुंधरा राजे को मनाना आला कमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ध्वज। लगातार हमारे सहयोगी ध्वज हमसे जुड़े हुए थे। अब राजस्थान के बाद रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबर का। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नाम तय होने के बाद अब 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने जा रहा है। इस दौरान डिप्टी सीएम की भी शपथ ले सकते हैं। बीजेपी ने विष्णुदेव राय को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री की कमान सौंपने का फैसला किया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खबरें हैं कि मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम और बाकी मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने इस बार किसी भी राज्य में सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था। विष्णुदेव ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार गठन के बाद जनता से किए वायदों को प्राथमिकता से पूरा करने का ऐलान किया है। सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना, ये हमारा काम होगा। छत्तीसगढ़ में सारे कयासों को पलटते हुए बीजेपी ने शानदार जीत हासिल करते हुए 54 सीटें हासिल की हैं। विष्णुदेव ने छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद के कैश कांड के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। संसद भवन के बाहर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस से जवाब मांगा। हाय 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 राहुल गांधी, हाय 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 हाय, पार्टी का जवाब देना होगा। 2024 की जंग से पहले कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। बीजेपी धीरज साहू को लेकर किस कदर हमलावर है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियों की अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है। ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी। और धीरज साहू के भ्रष्टाचार पर जहां कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, वहीं बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमला कर रही है। सोनिया राहुल की चुप्पी पर बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद बृजलाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि धीरज साहू के पास मिला धन कहीं मोहब्बत की दुकान की कमाई तो नहीं है। इतना पैसा कहां से आया, कांग्रेस पार्टी को बताना होगा। जो धीरज साहू का 350 करोड़ रुपया ज्यादा बरामद अब तक हो चुका है और ये काला धन 500 करोड़ के तरफ बढ़ रहा है। ये पैसा आया कहां से? क्या कोई इतना बड़ा कैश अपने घर में रख सकता है, छुपा कर रख सकता है? ये काला धन है। अब काला धन है तो ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से जरूर इसका संबंध है और इसको कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। आज कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता अगर कहीं ये किसी बीजेपी सांसद से बरामद होता तो छतों पर चढ़ करके चिल्ला रहे होते। और आज खाली की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है कि भाई तुम्हारा सांसद है तो जवाब तो दो कि उसके पास कहां से आ गया। व्यापारी ठीक है, लेकिन क्या 350 करोड़ कैश और घर में रख सकता है? काला धन है और ये काला धन कांग्रेस का है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर आयकर की छापेमारी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप है क्योंकि भ्रष्टाचार इसके स्वभाव में।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास और ठिकानों से 355 करोड़ रुपए कैश मिला है। आलम यह है कि अभी भी काउंटिंग जारी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धीरज साहू और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सांसद के घर से करोड़ों रुपए कैश मिला है। इस पर विपक्षी गठबंधन मौन है। कांग्रेस की बात तो समझ सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों ने क्यों चुप्पी साध रखी है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। और धीरज साहू के मुद्दे पर लगातार बीजेपी आक्रामक होती जा रही है और धीरज साहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि कांग्रेस सांसद के पास इतना पैसा कहां से आया, इसका जवाब देना होगा। सांसद धीरज साहू क्या मिले नोटों के गड्ढे के खिलाफ बीजेपी संसद परिसर में प्रवेश कर रही है। हमारे साथ रवि किशन जी है। सर क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? उनको राज्यसभा से निकालना चाहिए था और कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। राहुल जी को, सोनिया जी को, हाईकमान जो भी हाईकमान है उनको जवाब देना चाहिए कि कैसे उनके सांसद के पास 500 करोड़ अभी तक है, 1000 है या 1200 है, कोई कह रहा 1200 करोड़, कैसे एक सांसद के पास इतना पैसा है। अरे भाई इतना कैश, इतना व्यापार, हम बड़े व्यापारियों को जानते हैं भाई देश में, ऐसा नहीं है। हम दुनिया देख के बैठे हैं, सिनेमा इंडस्ट्री से आते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों को देखा और बहुत पैसे वालों को भी देखा, सब टैक्स भरते हैं ईमानदारी से, घर में कोई कैश नहीं रखता। कार्रवाई मतलब उनको निकालना और कांग्रेस को जवाब देना, इनको जवाब तो देना पड़ेगा। और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। ये छापेमारी झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों पर चल रही है। रेड में अब तक 355 करोड़ रुपए मिले हैं। इन सब के बीच धीरज साहू का एक पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है। सबसे पहले धीरज साहू का ये ट्वीट देखिए, जिसे बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शेयर किया है। इस ट्वीट में साहू ने लिखा है कि नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। इस पर अमित मालवीय ने रिएक्शन देते हुए लिखा है कि धीरज साहू का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू शराब कारोबारी हैं। ये छापेमारी उनकी कंपनी बोथी डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर हो रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 से हमारी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपोगंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। और संसद भवन के बाहर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार मामले की जांच करवाए, कांग्रेस पार्टी का धीरज साहू से कोई लेना देना नहीं। ये सांसद सदियों से उनकी अपना बिजनेस, कहां कमाए, किससे कमाए, सरकार तफ्तीश करे, पता करे। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के कहां ताल्लुकात है? कांग्रेस पार्टी के कहीं सारोकार है, पता बताओ। कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कोई सारोकार नहीं है। ये एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति एक फैमिली के है। ये पैसा किसका है वो भी हमें पता नहीं। हमारे एमपी के है या कोई फोरफादर के है, उनके पिताजी के, भाई के, किसको पता है? और जांच पड़ताल कर ले। लेकिन इसके साथ साथ जिस तेजी से, जिस मतलब जोर शोर से ये मुद्दा उठाए जा रहे हैं, हमारे नीरव मोदी जी के समय नीरव क्यों थे ये लोग? मेहुल चस्की के समय क्यों मस्का मार रहे थे? तब तो अच्छा लगता था कि हर लोग के साथ सही विचार करते हैं। लेकिन जब नीरव मोदी की बात होते हैं तो नीरव रह जाते हैं
और जो बात उठाते हैं उनको धक्का मार के निकाल देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत अभियान 2047 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में देश भर के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। और आज जिस कालखंड में भारत है उसमें व्यक्ति निर्माण का अभियान बहुत ज्यादा अहम हो गया है। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हर देश को इतिहास एक ऐसा कालखंड देता है जब वो अपनी विकास यात्रा को कई गुना आगे बढ़ा लेता है। ये एक तरह से उस देश का अमृतकाल होता है। और फिरोजाबाद में रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा जानवर नजर आते हैं। चाहे वो आगरा हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे इटावा हो, चाहे कहीं हो, ये ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा हमें सांड दिखाई दे रहा है। जहां जाओ वहां ट्रैफिक पुलिस नहीं है। ये बीजेपी की पुलिस, बीजेपी की सरकार की नई भर्ती है, नई भर्ती। ये नई भर्ती है कि नहीं है? और ये भी याद रखना, बड़ा संभल के चलाना। सांड पे स्टीयरिंग नहीं होता, वो किधर भी चल देता है। बहुत लोगों के एक्सीडेंट हुए, जान गई है। आज हुआ, ये हमें खुशी है कि बच गए। नहीं तो अगर अखबार उठाओ आज भी, प्रदेश की खबर पढ़ लेना, हर दिन कोई ना कोई अपनी जान खो रहा है।